सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग साना साना हाथ जोड़ी जो कृतिका पाठ्य पुस्तक में निर्धारित सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अंतिम पाठ है, इस पाठ का सारांश हम लोग पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखित यह एक यात्रा वृत्तांत है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने भारतीय राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का एक ऐसा शहर बताती है जिसका सुबह शाम और रात सब कुछ सुंदर है। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती है। वैसे प्रस्तुत लेख का शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। दूसरे दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, लेकिन ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूमथांग देखने अपने सहयात्री मणि और गाइड जीतेन नार्गे के साथ रवाना होती है। गैंगटॉक से यूमथांग निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। वे शांति और अहिंसा की प्रतीक थी और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी गई हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। चलते चलते लेखिका को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। गाइड नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगे। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस हो रहा था। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। वहाँ लोग की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। वहाँ झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बाहर ले जा रहा हो। लेखिका के अनुसार रास्ते में प्राकृतिक दृश्य हर पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहाँ सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहुत बहते झरने थे। नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी थी। सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और मंद मंद हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों तरफ बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये औरतें पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा भी हो जाता है। तभी लेखिका को महसूस हुआ कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। कुछ दूर चलने पर पहाड़ी स्कूली बच्चों से लेखिका की मुलाकात होती है। गाइड जितेन बताता है कि ये बच्चे 3 से 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं।
ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत मेहनत भरा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। जगह जगह गाड़ी धीरे चलाए लिखे बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम के परंपरागत परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफ़र की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर गाइड जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि ने भी नृत्य करने में सराबोर हो गई। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहाँ बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहाँ बर्फ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेखिका की सहयात्री मणि, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था, उसने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाओ को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। सभी सहयात्री वहाँ के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि ऐसे वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना की प्रेरणा दी होगी। लेखिका का मानना है कि ऐसे सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती हैं कि प्राकृतिक अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। आगे जाने पर फौजी छावनियाँ दिखाई देती हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाओ से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को भी देखा। युमथांग कटाओ जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता है। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ पर फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खेदूम नाम का 1 किलोमीटर पर ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने, उन नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयास के बारे में भी बताया। इस तरह से हम लोगों ने साना साना हाथ जोड़े मधु कांकरिया के द्वारा लिखित इस यात्रा वृत्तांत के सारांश के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।